हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए आज जो हमने सेशन है हमारा 6 बजे का, यानी इवनिंग के 6 बजे में, तो हम करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने शामिल किया है सामान्य हिंदी के टोटल प्रश्न और जीके जीएस विद करंट अफेयर और विद इसमें हम यूपी स्पेशल करने वाले हैं। तो ये हमारा यानी कि सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का कंप्लीट मॉक टेस्ट होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हम आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं, क्या क्या कैसे क्वेश्चन है वो आप सब देखते रहेंगे और अपने तैयारी को भी देखते रहेंगे कि आपने कितना सीख लिया है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद ऑप्शन पढ़ूंगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना टिक राइट आंसर टिक करेंगे। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। लर्न विद अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना यूट्यूब चैनल के साथ। आपको पर डे 6 बजे यानी कि शाम के 6 बजे एक हिंदी का और सामान्य अध्ययन का पूरा टोटल एक मॉक टेस्ट मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो इसको 6 बजे भी लगा सकते हैं या जब आपको समय मिले तब आप इसको लगा लीजिएगा। आगे मैं बीच में कोई इंट्रो नहीं देने वाली हूँ, मेरा फोकस ओनली क्वेश्चन आंसर पे ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि गायक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 1 है गा प्लस यक, ऑप्शन नंबर बी है गाय प्लस इक, ऑप्शन नंबर सी है गे प्लस अक और ऑप्शन नंबर डी है गे प्लस आयक। तो स्टूडेंट जो गायक शब्द में संधि का सही शब्द पूछा है वह हो जाएगा गे प्लस अक। अगर आपको पता होगा इस शब्द में, अगर आपसे पूछे, ये तो उसने पूछा कि संधि विच्छेद कौन सा है, अगर इसमें आपसे पूछेगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है तब आप इसका आंसर बताएंगे कि इसमें इसके अंदर जो है अयादी संधि आती है। और अयादी संधि की क्या पहचान होती है कि बीच में देखिए यहाँ पर गा प्लस अक यानी कि बीच में क्या आ रहा है, आय आ रहा है, और जब बीच में आय आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, अयादी संधि है। चलिए मैं इसको कर देती हूँ साफ। आगे आपको अपना राइट आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार वाक्य में कौन सी संज्ञा है? नंबर 1 है व्यक्तिवाचक, नंबर 2 है जातिवाचक, नंबर 3 है भाववाचक और नंबर डी है गुणवाचक। तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है, इस शब्द में किस प्रकार की संज्ञा का यूज किया गया है वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा प्रतिवर्ष क्या है, नदी में बाढ़ आ जाती है। नदी में बाढ़ आ जाती है तो नदी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि नदी में सभी प्रकार की नदियाँ आ जाती है। अगर यहाँ पर ये पूछता कि मंदाकिनी नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो यानी कि वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही डिनोट करती है। अगर वहाँ पर एक ही व्यक्ति को पर्टिकुलर डिनोट किया जाता है तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर सभी को समूह में अगर बोल दिया जाए कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, तब वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। तो स्टूडेंट इन शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो होते हैं इनको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है। इनको आप वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे कि रचना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, पत्र लिखा जाता है और आज्ञा दी जाती है। तो देखिए जैसे कि मैंने वाक्य को इन शब्दों को वाक्य में रखा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो पत्र लिखा जाता है यानी कि पत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो आपको तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर पता चल गए होंगे। आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, कैसे उसको डिफाइन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि चौथाई शब्द में विशेषण है। ऑप्शन नंबर 1 है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है क्रमवाचक विशेषण और ऑप्शन नंबर 4 है अपूर्ण बोधक विशेषण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहाँ पर राइट आंसर लगाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको पता होगा चौथाई को हम लिखते हैं 1/4। तो देखिए ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि अपूर्ण है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन सब में अपूर्ण बोधक कहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अपूर्ण बोधक विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ऐसे ही आपको एग्जाम में अपने आंसर को डिफाइन कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर 1 है कर्म कारक,
संबंध कारक, संप्रदान कारक और कर्ता कारक। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी कोई भी वस्तु किसी को दान देने में या किसी के लिए देने के लिए यूज की जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। जैसे कि आपसे ये पूछ ले कि माताजी बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर लेके आती हैं, तो यानी कि माताजी ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे हैं, कहने का मतलब हो जाएगा। अब ये थोड़ी ना है कि माताजी कहेंगी बच्चों से कपड़े पहन लो, मैं फिर कपड़े पहनने के बाद वापस रिटर्न कर देंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। संप्रदान कारक का मतलब होता है कि जो चीज़ एक बार दी जाती है उसको हम वापस रिटर्न नहीं लेते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो आपको राइट क्वेश्चन भी मिल गया होगा और किस तरीके से हमने डिफाइन किया है वो भी आपको पता चल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ऑप्शन नंबर 1 है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी है हेतु हेतु मद भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण भूतकाल और ऑप्शन नंबर डी है आसन भूतकाल। तो स्टूडेंट अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि जैसे कि काम हो रहा हो, अभी पूरा ना हुआ हो। हेतु हेतु भूत मत का होता है कि कोई चीज हो ही ना हो और दूसरा ही चीज उस पर शुरू हो जाए। पूर्ण का होता है कि काम हो चुका हो और आसन भूत का मतलब होता है कि काम चल रहा हो, यानी कि भूतकाल में ही काम चल रहा हो। तो चलिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, मैंने आम खा लिया है यानी कि मैंने आम अभी अभी खाया है। तो अभी अभी का मतलब हो जाएगा कि आसन भूतकाल हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है वाक्य में अव्यय पद को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 7 है, उसके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वह हमेशा अपने और गीत। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं अव्यय शब्द वे होते हैं कि जिनका वाक्य में प्रयोग करने या ना करने से वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, आप एकदम उसको पकड़ लेंगे। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। फिर से मेरा शब्द सुनिएगा, वह अपने भाई के गीत गाता रहता है, यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या शब्द को बदला है। तो इसमें अगर अव्यय पद हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमेशा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमेशा। यानी कि हमेशा एक ऐसा शब्द है कि इसको अगर मैं वाक्य में रखूं तो भी वाक्य एकदम सिंपल है, अगर मैं इसको तो भी अगर वाक्य में ना रखूं तभी भी हमारे वाक्य पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, माँ, मछली, केला और अमूल्य। तो माँ का तत्सम हो जाता है मात्र, मछली का तत्सम हो जाता है मत्स्य, केले का तत्सम हो जाता है कदली और अमूल्य का जो तत्सम अमूल्य ही होता है, इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है अनमोल या अमोल। अमोल भी बोल सकते हैं और अनमोल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको भी क्वेश्चन को बस वैसे ही डील करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, तो क्वेश्चन नंबर हमारा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 9, खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, बाघ, वात्स्यय या विधु। तो खगेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यय। यानी खगेश का मतलब होता है कि वे पक्षी जो नभ में चढ़ते हैं। तो वात्स्यय का मतलब होता है, बात का मतलब होता है वायु और ने में होता है चरने वाले। तो हवा में चरने वाले को क्या बोलते हैं, खगेश बोलते हैं। तो आप इसका यहाँ से राइट आंसर लगा सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए पढ़ते हैं अपने ऑप्शन, बैकुंठ, दिव्यधाम, गो और नाग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गो क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, स्वर्ग का। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि गो किसका पर्यायवाची शब्द है तो आप बताएंगे ये है गाय का पर्यायवाची शब्द। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। तो वह मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें मनुष्य मनुष्य 2 ही बार शब्द आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि इसमें शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो अनुप्रास अलंकार हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन, तितली। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी का प्रथम
मौलिक उपन्यास जो है स्टूडेंट वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन है आप मुझे बताएंगे। लाला श्रीनिवास दास क्या है इसके लेखक हैं। लाला श्रीनिवास दास इसके राइटर हैं। तो आप ये क्वेश्चन को याद रखेंगे। कभी कभी आपसे ये उपन्यास का नाम भी पूछ लेता है और साथ में इसके राइटर का भी नाम आपसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि क्या है निबंध संग्रह है। कभी कभी आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि चिंतामणि किस विधा का लिखा हुआ किस विधा से संबंधित है। तो आप बताएंगे इस ये जो है कि निबंध है तो किसका है रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा इसके क्या है 4 भाग हैं, 4 भाग में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 16। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने ब्लैंक दिया है, हमको इसको करना है पूरा। हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए या घी के दिए जलाए। तो स्टूडेंट ये एक मुहावरा भी होता है कि किसी की समाचार खुशी का समाचार सुनकर क्या करते हैं घी के दिए जलाना यानी कि खुशी के मारे गदगद हो जाना। तो ये इन्होंने क्या किया है इसका मतलब इन्होंने इस सवाल को भी पूछ लिया है और यहाँ से इन्होंने हमसे क्या है मुहावरा भी यहाँ से पूछ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन हल करके लेके जाने हैं। अगला 22वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो नैर शब्द है व्यंजन है ये किस से बोला जाता है यानी कि इसका उच्चारण स्थान हमको बताना है। तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ्य है या ओष्ठ्य है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालव्य। यानी कि आपको पता होगा कै चे टे पे ते कचप कचप तप हम ये पे पे तप याद रखते हैं। तो ये कंठ्य है ये कंठ से हो जाएगा। इसे आते हैं के टी एम 2। तो कंठ्य तालीय मूर्ध्य दंत्य ओष्ठ्य। तो च में ये पंचवा पंच अक्षर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं तालु से बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है तालु से बोला जाता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें कि रोहन को ब्लैंक है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो इसमें जो हमको भरना है ऑप्शन दिए हैं डर, शंका, आशंका, भय। तो स्टूडेंट मोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा तो यहाँ आ जाएगा आशंका। रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आशंका। तो चलिए आपको क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि दिए गए विकल्प में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी विकल्प में बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो इसमें वाक्य दिया है कि इटली की राजधानी रोम की तरह एक बार फिर से पढ़ते हैं। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके ऑप्शन नंबर 1 है कई बार उजाड़ा और बसाई गई है, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया है और ऑप्शन नंबर डी है कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा जो राजधानी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है तो यहाँ पे लिखेंगे कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है। सही बर्तनी वाले शब्द का हमको क्या करना है पहचानना है। चतुष्कोण,
चातुष्कोण, चतुष्कोण या चतुष्कोण। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो हो जाएगा चतुष्कोण। उसमें क्या है, पेट सिरा वाला से बनता है, वो भी आधा। तो आप इसको राइट आंसर मानेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य वाला वाक्य है, उसको हमको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का स्टूडेंट हमको राइट आंसर बताना है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दे। तो स्टूडेंट कौन सा इसमें कर्मवाच्य है वो हमको बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्ली के हाथे चूहा मारा गया। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कर्मवाच्य का मतलब होता है कि जहां पर क्रिया कर्म के हिसाब से चलती हो। कर्तवाच्य का मतलब होता है जहां क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती हो। और भाववाच्य वहां होता है जहां क्रिया भाववाच्य का वर्णन होता हो। तो वहां पर 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, आप याद रखें, कर्मवाच्य, कर्तरी वाच्य और भाववाच्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारे इसका क्वेश्चन में फिर से आ गया। फिर से ये सवाल बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य उन्होंने दिया है कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। ऑप्शन दिए हैं स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, ऑप्शन नंबर बी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है तुलना किसी अन्य रिश्ते से, या ऑप्शन नंबर डी है तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट जो आप राइट आंसर बताएंगे वो बताएंगे क्वेश्चन नंबर के सी, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 है जो बात वर्णन से परे हो, ऑप्शन नंबर बी है जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, और ऑप्शन नंबर डी है जो वचन या वाणी के द्वारा ना कहा जा सके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर के सी। अवर्णीय का मतलब होता है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का अर्थ है पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या गुस्सा शांत हो जाना। तो काटो तो खून नहीं का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट भय के कारण स्तब्ध हो जाना। यानी कहते हैं ना कि डर के कारण आदमी अधमरा सा हो गया। तो यानी कि अगर उसको काटोगे तो खून नहीं, तो इसका मतलब यानी कि काट के ही आपको पता चला खून हो गया। यानी कि ऐसा हो जाता है कि इसके अंदर खून नामात्र जैसा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा और बहुत से क्वेश्चन आप को बना भी पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है अष्ट छाप के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो क्वेश्चन नंबर 31 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभादास। अष्टक छाप के कवि नहीं थे। अगर कभी आपसे पूछ ले कि अष्ट छाप में कितने कवि थे तो आप बताएंगे 8 कवि थे, इसलिए इसको बोलते हैं अष्ट छाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम है स्थूल, बारीक, क्षीण, पतला। तो सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्थूल। तो क्वेश्चन नंबर 32 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अवली और आविल शब्द का अर्थ है भबरा और जल, नदी और गंदा, पंक्ति और मित्र, या पंक्ति और गंदा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंक्ति और गंदा। अविल का मतलब पंक्ति और आविल का मतलब गंदा। तो तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 है अति, अ, अत या अत्यु। तो स्टूडेंट अत्याचार में जो उपसर्ग है आप बताएंगे अति उपसर्ग है। जैसे कि इसमें लिख देंगे अति प्लस आचार। तो आपको पता होगा अति प्लस आचार में यहाँ पर क्या है यण संधि होती है। जो ई है, जो इसमें ई आती है ये आपको पता होगा ये क्या में बदल जाती है, ये आधे या में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया है अत्याचार हो जाएगा। तो यहाँ पर यण संधि है और अत्याचार में जो
उपसर्ग है, आप बताएंगे अति उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, महो उर्मी में संधि विच्छेद है। महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी या महत प्लस मर्मी। तो स्टूडेंट महा प्लस उर्मी में जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा महा प्लस उर्मी। उर्मी का मतलब होता है कि लहर, तो महा मतलब महान में बड़ी लहर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के सी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक बारीक बारीक पॉइंट भी बता दूं, क्योंकि हम कर रहे हैं सेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं फिर भी आपको जितना मुझसे बन पा रहा है वो मैं आपको डिटेल बताती चल रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 और 37 हमारी स्क्रीन पर इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें ऑप्शन नंबर 1 है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। ऑप्शन नंबर सी है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। और क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो। तो स्टूडेंट सरल वाक्य भी होते हैं जिसके एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी राहुल स्कूल जाता है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या श्रीधर पाठक की। तो स्टूडेंट ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस रचना है, तो आपको पता भी होगा वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो आप बताएंगे अयोध्या सिंह हरिओत उपाध्याय की रचना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक रचना से तो आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए इस प्रैक्टिस सेट में 37 जो क्वेश्चन थे वो हमारे हिंदी के क्वेश्चन थे, और आगे जो हमारे बचे 75 क्वेश्चन में से आगे जितने क्वेश्चन बचते हैं वो हम करेंगे सामान्य अध्ययन के। तो आप देख लीजिएगा कि आप 37 क्वेश्चन में से कितना बना पाए हैं। अब अगला टारगेट शुरू हो जाता है हमारा सामान्य अध्ययन का। इसके अंदर आपको करंट अफेयर, जीके जीएस और यूपी स्पेशल सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है। और जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सब क्वेश्चन एकदम भी बढ़िया होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये प्रैक्टिस आपको कहीं से उठा कर दे दिया गया है। घटना चक्र एकदम परफेक्ट और फुल प्रूव्ड प्रैक्टिस सेट है, और काफ़ी मतलब हर बच्चा इसको लगाता है। तो आपको तो फ्री में टेस्ट करने के लिए मिल रहा है, तो बस आपको क्या करना है, नेट फ़ोन तो आप चलाते हैं, बस अपने प्रैक्टिस सेट को करना है। अब आपके लिए टारगेट नंबर शुरू होता है 38 से। अब हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं 37 तक। सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। चलिए आप भी तैयार हो जाइए। सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है 38, ऑप्शन है 40, ऑप्शन है 42 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा 45। तो नवाचार सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ था वो है था 40वां। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी है प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। तो मोतीलाल बाल गृह संग्रहालय आप बताएंगे कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर 1 है सीतापुर, ऑप्शन नंबर बी है ललितपुर, ऑप्शन नंबर सी है हरदोई और ऑप्शन नंबर डी है लखीमपुर खीरी। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर, और सबसे छोटा अगर आपसे जिला पूछेगा तब आप आंसर बताएंगे हापुड़। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा अभी प्रधानमंत्री जो दीदी ड्रोन योजना शुरू हुई है वो सीतापुर में एक बहुत ही फेमस जगह पर शुरू हुई थी, और सीतापुर बहुत ही ट्रेंडिंग में आ गया था। अगर आपसे पूछने लगेगा कि नैनो ड्रोन जो दीदी योजना शुरू हुई है ये कब शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, तो आप बताएंगे 29 नवंबर 2023 को ये शुरू हुई थी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपसे। ये योजना कब लागू की गई थी, आपसे डेट भी पूछ सकता है। तो आप बताएंगे 29 नवंबर को 2023 को शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री नैनो ड्रोन योजना कब शुरू की गई थी, तब आप बताएंगे 30 नवंबर। तो आपको ये दोनों डेट याद रखनी है, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर से संबंधित है। तो चलिए ये क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता चल गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अक्टूबर 2023 में
27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है प्राग, ऑप्शन नंबर बी है वियना, ऑप्शन नंबर 3 है बाली और ऑप्शन नंबर डी है पेरिस। तो स्टूडेंट 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? प्राग। इसको बोलते हैं, इसको हम चेक गणराज्य भी बोल देते हैं, ये यहाँ की राजधानी है स्टूडेंट। अगर आपसे पूछेगा कि भारत की सड़क कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तब आप इसका आंसर बताएंगे गुजरात। तो आपसे अगर वर्ल्ड की पूछे तो आप इसका आंसर बताएंगे प्राग, अगर आपसे पूछेगा भारत की तब आप इसका आंसर बताएंगे गुजरात। तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, अगर कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन के राइट आंसर आपको पता चल गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो है बिठूर, ये पड़ता है कानपुर में और कानपुर है गंगा नदी के किनारे। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी आप सोचे कि महर्षि वाल्मीकि का संबंध रामचरितमानस से था, तो इनका आश्रम भी कहाँ होगा? अयोध्या में होगा। और आपको पता होगा वर्तमान अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनाया गया है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर 1 है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी है दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर सी है अमरकंटक और ऑप्शन नंबर डी है महेंद्रगिरी। तो स्टूडेंट दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी कहाँ है? तो आप बताएंगे केरल में। अगर आपको बिल्कुल भी ये सोच रहा होगा कि दोदा बेटा क्यों नहीं है, दोदो बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर पूछेगा नीलगिरी की तब आप बताएंगे दोदा बेटा। अगर आपसे पूछता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप बताएंगे अनाईमुड़ी। अमरकंटक का जो पहाड़ है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, आप इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती ठन ले चिम्मी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो 44 का राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे सिंगापुर, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड में सबसे अच्छी एयरपोर्ट की सेवा देने वाला चांगीपुर एयरपोर्ट है। और स्वच्छता के मामले में सबसे जो बढ़िया रैंक पर आया है वो चांगीपुर एयरपोर्ट ही आया है। ये भी हाल फिलहाल के करंट की न्यूज़ है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, सब मैंने आपको बता दिया, डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबाई की नहर है निचली गंगा नहर, घग्गर नहर, शारदा नहर या केन नहर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो 45 का राइट आंसर हो जाएगा वो बताएंगे आप शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुरू की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 46 के ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है। और नारी बंधन हम जो थे नारी को नमन योजना की गई थी हिमाचल प्रदेश में, आपको पता होगा यहाँ पर महिलाओं को बस में 50% टिकट में डिस्काउंट मिलेगा अगर वो अपने स्टेट में कहीं भी यात्रा करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 47 की तरफ। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जो बौद्ध सभा की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर सी राजगृह में। और ये की गई थी अजात शत्रु के उसमें, और यहाँ पर जो थे वे थे महाकश्यप के इसके उपाध्यक्ष थे। फिर की गई थी वैशाली में, तीसरी की गई थी पाटलिपुत्र में और चौथी की गई थी कश्मीर में। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 1 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर सी है 1 न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर डी है 1 जूल प्रति न्यूटन। तो एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर 1 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे स्क्रीन पर इसी प्रकार से है
कि भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से? तो भारत में जो उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का स्टूडेंट जो आप राइट आंसर बताएंगे वो बताएंगे आप यूएसए। स्टूडेंट एक क्वेश्चन उद्देशिका से और बनता है, अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका की जो परिभाषा लैंग्वेज ली गई है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तब आप उसका आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, यानी कि AUS ऑस्ट्रेलिया। उद्देशिका का विचार यूएसए का संविधान, और आपसे पूछेगा उद्देशिका की भाषा लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने बता दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा इस प्रकार से है कि यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, नोएडा से आगरा तक, आगरा से प्रयागराज तक, या ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक? तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है ये आता है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 है कि अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का स्टूडेंट जो आप राइट आंसर लगाएंगे वो बताएंगे इंडिया ने जीता था। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही करना है, क्योंकि याद करेंगे तो ही आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 और 43 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 12 से 19 फरवरी, 19 जनवरी, या 2 से 8 अक्टूबर, 21 से 29 मार्च, या 7 से 15 नवंबर। तो वन्यजीव सप्ताह कब बनाया जाता है? तो 52 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर के मध्य वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था? डॉक्टर मडिक्का सुब्बा रेड्डी, डॉक्टर देवव्रत मैती, या डॉक्टर स्वाति नायक, या डॉक्टर दीप्ति नंदन साहा? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक को यह अवार्ड दिया गया था। तो दोनों क्वेश्चन ये करंट, एक तो करंट अफेयर से था, एक था स्टैटिक से। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है 80 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 40 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, 120 दिन क्या होता है? रेड ब्लड सेल जो होती हैं उनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 55। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो अत्यधिक ताप पर गर्म करने से विटामिन सी क्या है? आसानी से नष्ट हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 56 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? आपको पता है इनको ठुमरी की, गिरजा देवी बहुत ही फेमस कलाकार है ठुमरी की। ऑप्शन है वाराणसी, अलीगढ़, सुल्तानपुर, मथुरा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का स्टूडेंट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। तो ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 57 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा रजत के यानी कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम बोलते हैं विक्रमादित्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, मदुरई, या कन्नौज? तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप राइट आंसर बताएंगे वातापी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 का जो क्वेश्चन है, नेपाल की मुद्रा है रुपया, टका, या रुपया, या डॉलर? तो क्वेश्चन नंबर 59 का स्टूडेंट जो राइट आंसर आप बताएंगे वो बताएंगे रुपया। स्टूडेंट आपके लिए मैं एक बात बता दूं, चलिए क्वेश्चन के आंसर तो आपको मिल गए हैं। अगर आपको नेपाल देश को फुल डिटेल विद मैप, चाहे तो आप राजनीतिक, चाहे इसका पॉलिटिक्स मैप पढ़ लीजिए, चाहे इसका ज्योग्राफिकल मैप पढ़ लीजिए। मैंने दोनों मैप की स्टडी की है और मैंने नेपाल को वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। आप जाएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के से
प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने अधिकतर आपको कंट्री वहाँ पर करा रखी है। अगर आपको नेपाल को फुल डिटेल विद मैप के साथ पढ़ना है तो आप वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर डैम श्योर अगर आपने ये क्लास कर ली तो आप नेपाल से एक भी क्वेश्चन आपका चाहे तो इन फ्यूचर चाहे अब वर्तमान में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। ऑप्शन है वाराणसी, मेरठ, आगरा, प्रयागराज। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में प्रसिद्ध भारत माता का मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में, ओडिशा में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में और ये एक सींग के गैंडे के लिए स्टूडेंट प्रसिद्ध है। तो आप ये आंसर भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। वाराणसी में, प्रयागराज में, झांसी में, आगरा में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। कभी कभी यही पूछ लेता है कि संकुल का संबंध किस जिले से है, तो आप बताएंगे वाराणसी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे स्क्रीन के इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 63वां है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। तो 63 का राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, आयरलैंड। एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर करना है कि भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव, इसकी भी फुल डिटेल क्लास विद हैंड रिटन नोट्स के द्वारा मैंने आपको ये क्लास अपने चैनल पे करा रखी है। अगर आपको ये पोर्शन आपका वीक है या आप उसको रिवीजन करना चाहते हैं और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फुल प्रूफ आपको कंटेंट चाहिए, तो जाइएगा चैनल पर, आपको वहाँ पर ये क्लास मिल जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे प्रमुख संविधान पर विदेशी प्रभाव तो आपको वहाँ पर क्लास मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा करता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद है 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 361। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करता है। तो 64 का स्टूडेंट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी, सोनभद्र, बांदा, ललितपुर। तो यूरेनियम के जो भंडार मिलते हैं आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिलते हैं। तो तीनों क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 और 67 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में या लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में। तो 66 का स्टूडेंट आप राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आप बताएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मांग पैदा करने के लिए जरूरत है। स्टूडेंट मांग कब पैदा होगी, जब उत्पादन में वृद्धि होगी या दाम में वृद्धि होगी या आय में वृद्धि होगी या आयात में वृद्धि होगी। स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 67 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। सोचिए अगर जब हमारे पास इनकम ही नहीं होगी तो मांग बढ़े या ना बढ़े हमको क्या मतलब। पैसा होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी और पैसा नहीं होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आय बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है और इनकम कम होती है तो डिमांड भी मार्केट की कम हो जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है कि दाद एक बीमारी है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआ से होती है, वायरल है या फंगल है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो ये जो होती है ये सब दांत खाद खुजली वाली जो बीमारी होती है ये फंगस के द्वारा होती है। और ये शॉर्ट ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो ये सब बीमारी होती है हमारी फंगस से। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 68 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन नंबर 1 है कोरबा उत्तर प्रदेश, रामागुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश और कबासा गुजरात। तो 69 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबासा कहाँ है, गुजरात में है। कोरबा ये पड़ेगा छत्तीसगढ़ में,
तलचर पड़ेगा उड़ीसा में और रामाकोंडम पड़ेगा ये आंध्र प्रदेश में। ये मैंने आपको राइट आंसर बता दी है। राइट आंसर क्या है? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो पद्मा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा गंगा। स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये है, आप बताएंगे कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। तो स्टूडेंट आपको पता होगा, अगर आपने झील को जो इंग्लिश में लिखते हैं वो लिम्न लिखते हैं, लैक बोलते हैं, LEK लैक बोलते हैं। लैक का मतलब होता है झील। तो लैक अगर लिम्नो को भी लिखेंगे तो लिम नो लिखेंगे। तो आप एल को एल से रिलेट करके लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झीलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं आप बताएंगे, निम्नोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 72वां क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और या गुरु अर्जुन देव। तो सच्चा बादशाह कितने कहा था ये आप बताएंगे, गुरु अर्जुन देव ने। और ये कौन से नंबर के गुरु थे? ये 5वें नंबर के गुरु थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन नंबर बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स विल्किंस या ऑप्शन नंबर डी है जेम्स प्रिंसेप। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारी आज की लाइट सी लाइट क्योंकि 75 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 74 का आंसर है, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसका ऑप्शन है मैकार्टिन या एल्फिंस्टोन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने वाला मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन सा था? तो 74 का स्टूडेंट जो आप राइट आंसर बताने वाले हैं वो हो जाएगा थॉमस मुनरो। और इसके साथ में रीड भी एक और अन्य यूरोपियन था, चाहे रीड है या थॉमस मुनरो है, आप राइट आंसर बताएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा है। तो किस राज्य की पुलिस का ध्येय वाक्य है? उड़ीसा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस। स्टूडेंट आपको पता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ही होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो स्टूडेंट ये 75 क्वेश्चन की सीरीज थी जिसमें हमने 38 तो हिंदी के सवाल किए। आगे जितने सवाल हमारे बचते हैं 75 तक वो हमने किए हैं सामान्य अध्ययन के सवाल। इसमें आपको हर प्रकार के सवाल मिले हैं, यूपी स्पेशल मिला है, करंट अफेयर भी मिला है, जीके जीएस स्टैकिंग में जितने भी पोर्शन आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, मैथ और रीजनिंग को हमने शामिल नहीं किया। बनना ऑल ओवर मैंने आपको सारे के सारे 75 क्वेश्चन करा दिए हैं। बस आपको देखना है कि आपने 75 क्वेश्चन में से कितना सवाल आपने बनाया है, कितना सवाल आपने नहीं बनाया है। तो मैं आपको पर डे एक 75 क्वेश्चन का टेस्ट कराने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ टेस्ट को पूरा कीजिएगा। कितने सवाल आपने यहाँ से बनाए हैं वो भी मुझे बताइएगा। परसों फिर मैं आपको मिलूँगी इसी नए जज्बे के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई जोश के साथ। अब जो हमारी तैयारी होगी वो सिर्फ जीत की तैयारी होगी। तो चलते हैं, मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी की दोस्त लर्न विद अभिलाषा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तक मुझे लगता है कि हमारा परिवार जो है 400 का परिवार हो जाएगा। तो आपको 400 परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से हमारा चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ही बड़ा हमारा परिवार होगा। तो आप सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी की दोस्त आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले सेशन में।